इसके बाद हम लोग मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकार के बीच संबंध। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के मध्य विवाद या संबंध। फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। अब क्या पढ़ना है हमें इसके अंतर्गत? एक्चुअली शुरुआत से जब संविधान लागू हुआ तो तब से लेकर मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते रहे। ये तो हमने पढ़ा कि मूल अधिकार हमारे अधिकार है, नागरिकों के अधिकार है, लोगों के अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व राज्यों के कर्तव्य है। दो अलग अलग चीजें हैं कि मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य की जिम्मेदारियां हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि मूल अधिकार हमें अधिकार तो देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये सरकार के ऊपर प्रतिबंध भी लगाते हैं। मूलाधिकार सरकार के ऊपर प्रतिबंध कैसे लगाते हैं? मूलाधिकार सरकार के ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो किसी भी दशा में छीने जाने नहीं चाहिए। अगर हमारे अधिकार किसी भी दशा में छीने जाएंगे तो फिर मुकदमेबाजी होगी, तब न्यायालय में मुकदमा जाएगा। यही है इसका आशय कि हमारे अधिकार किसी भी दशा में छीने नहीं जाने चाहिए, और अगर किसी भी दशा में हमारे अधिकार छीने जाते हैं, कम किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं राज्य के द्वारा, तो न्यायालय में मुकदमा जाएगा और न्यायालय आदेश देगा राज्य को कि भाई मूलाधिकार लागू करो, मूलाधिकार का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि मूल अधिकारों के जो प्रावधान हैं वो राज्य को इस बात से रोकते हैं, राज्य को कुछ ऐसा करने से रोकते हैं जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो सके, जिससे हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो सके, ऐसा करने से रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार राज्य के ऊपर कुछ सीमाएं आरोपित करते हैं, राज्य के ऊपर कुछ निर्बंधन आरोपित करते हैं, राज्य के ऊपर कुछ बाध्यता आरोपित करते हैं। राज्य के ऊपर कुछ बाध्यता कैसे आरोपित करते हैं, राज्य के ऊपर कुछ निर्बंधन या सीमाएं कैसे आरोपित करते हैं? हमने बताया कि भाई मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं, वो किसी भी दशा में छीने नहीं जा सकते, कम नहीं किए जा सकते, अन्यथा न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो अगर राज्य कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे मूलाधिकार कम करे या छीने, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से राज्य के उस कार्य को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए राज्य के ऊपर ये प्रतिबंध है कि वो हमारे अधिकार न छीने, राज्य के ऊपर ये सीमाएं हैं कि हमारे अधिकार न छीने, राज्य के ऊपर ये निर्बंधन है कि हमारे अधिकार न छीने। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार राज्य के ऊपर सीमाएं आरोपित करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, ये राज्य के ऊपर निर्बंधन है, और जो डीपीएसपी है वो राज्य के कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। और जो मूल अधिकार है वो एक ओर तो हमारे अधिकार हैं, एक ओर तो हमारे अधिकार हैं, दूसरी ओर ये राज्य के ऊपर निर्बंधन है, प्रतिबंध है, सीमाएं हैं, रोक टोक है, जो भी कहना चाहो कह लो। तो ये तो अच्छी बात है। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके ऊपर सीमाएं भी आरोपित होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के साथ साथ आप पर अनुशासन भी तो है, आप पर निर्बंधन भी तो है कि आप घर से स्कूल के लिए निकले, कॉलेज के लिए निकले, यूनिवर्सिटी के लिए निकले तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही जाओ, ऐसा ना हो कि जाके पार्क में बैठ जाओ। ये निर्बंधन भी तो है आपके ऊपर, ये अनुशासन भी तो है आपके ऊपर, ये सीमा भी तो है आपके ऊपर। घर में रहो तो घर का अनुशासन है, घर का अनुशासन फॉलो करो। इसका ये मतलब नहीं है कि रात में 2 बजे घर आ जाओ और 2 बजे घर के सदस्यों को जगा के कहोगे नहीं मेरे लिए खाना बनाओ, ताजा खाना मुझे खाना है। जो खाना शाम को 7-8 बजे बन के रख दिया वो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ताजा खाना रात में 2 बजे बनाओ। तब 2 छापड़ पड़ेंगे आपको कि अच्छा रात में 2 बजे आकर के घर का अनुशासन तोड़ रहे हो। तो आप जहां भी रहते हो हर जगह का एक अनुशासन है। घर में रहते हो घर का अनुशासन है, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, उसका अपना एक डिसिप्लिन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसका अपना एक डिसिप्लिन है, समाज में रहते हो उसका अपना एक डिसिप्लिन है। ऐसे ही सरकार के लिए भी है। जब सरकार हमारे लिए जिम्मेदारियां निभाती है तो सरकार का भी अपना एक डिसिप्लिन है। सरकार को कर्तव्य सौंपा गया कि सरकार हमारे कल्याण के लिए कार्य करे, सरकार हमारे विकास के लिए कार्य करे। लेकिन जब सरकार हमारे कल्याण और विकास के लिए कार्य करेगी तो उसका भी अपना एक अनुशासन है, उस पर भी अपनी एक डिसिप्लिन है। और सरकार के लिए डिसिप्लिन क्या है? सरकार के लिए डिसिप्लिन है कि वो हमारे अधिकार न छीने, वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन न करे जो मूलाधिकार के रूप में दिए गए हैं। तो अगर इस नजरिए से देखो तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। दोनों राज्य के लिए हैं, एक राज्य को जिम्मेदारी सौंपते हैं, एक राज्य को अनुशासन में रखते हैं, तभी तो राज्य बेहतर तरीके से भूमिका निभा पाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। लेकिन जो शुरुआती दौर था हमारा, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो शुरुआती दौर था हमारा संविधान लागू होने के बाद का, वो मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व को इस नजरिए से नहीं देखता था। क्यों नहीं देखता था? क्योंकि बड़ी पारंपरिक व्याख्या की गई, संकीर्ण व्याख्या की गई संविधान की, और संविधान की संकीर्ण व्याख्या में यह ध्यान रखा गया कि भाई जो मूल अधिकार है वो न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। लिखा है हम लोगों ने। इसका मतलब यह है कि मूलाधिकारों का महत्व ज्यादा है और नीति निर्देशक तत्वों का महत्व कम है। तो ये नजरिया अपनाया गया, ये दृष्टिकोण अपनाया गया जो शुरुआती दौर था। जब शुरुआती दौर में ये दृष्टिकोण अपनाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवाद होना स्वाभाविक था, इसलिए विवाद उत्पन्न हुए। लेकिन आगे चल करके यह समझा गया कि भाई संविधान की व्याख्या करने का यह तरीका गलत है, संविधान की व्याख्या करने का यह दृष्टिकोण अलग गलत है। क्योंकि संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन प्रावधानों की रचना की है, बहुत सोच समझ करके प्रावधानों की रचना की गई है, बहुत सोच समझ करके प्रावधानों की रचना की गई है। अगर जो प्रावधान लिखे गए हैं अगर वे हमें एक दूसरे के विरोधाभासी नजर आते हैं, एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं, तो ये हमारी नजर का दोष है, ये हमारी दृष्टि दोष है, ये हमारी समझ का दोष है। वास्तव में वो प्रावधान विरोधाभासी नहीं है। यही बात उच्चतम न्यायालय को बाद में समझ में आई और केशवानंद भारती के बाद से उच्चतम न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया, यही दृष्टिकोण अपनाया कि वास्तव में अब तक जो संविधान की व्याख्या की गई वो गलत है।
मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, दोनों एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ मिलकर के चलते हैं, इसलिए इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यही दृष्टिकोण अब प्रचलन में है। तो हमारे इस डिस्कशन का जो पूरा सार है, जो पूरा मर्म है, जिस्ट है, वो यही है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब चूंकि ये जो हमने आपको डिस्कशन बताया, ये जो हमने आपको सार बताया, इस सार के लिए कुछ घटनाक्रम उत्तरदायी रहे हैं, कुछ घटनाएं उत्तरदायी रही हैं, इसलिए हम इसी बात को इन घटनाओं के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें विवाद उत्पन्न हुआ वो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन था। बेसिकली रिजर्वेशन का मुकदमा था और तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण जातियों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया, यानी ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, गैर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया। तो न्यायालय ने कहा कि भाई इस तरीके का क्लासिफिकेशन बहुत उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप जातियों को बांट करके रिजर्वेशन दें, ये ठीक नहीं होगा। ये शुरुआत थी मामले की। तो ये कहा गया कि भाई आर्टिकल जो हमारा 39, 38 है, 39 है, ये सारे आर्टिकल ये कहते हैं कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए सभी के लिए, राज्य को संसाधनों के बंटवारे के लिए ध्यान देना चाहिए, जिनके लिए ध्यान नहीं दिया गया उनके पर अतिरिक्त ध्यान होना चाहिए, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, आर्टिकल 46 कहता है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए अतिरिक्त प्रयास राज्य कर सकता है, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शोषण से रक्षा करने के लिए, तमाम बातें। इसका मतलब ये है कि मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों चर्चा के केंद्र में आए। तो जब दोनों चर्चा के केंद्र में आए तो उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन के मामले में कहा कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि हमने बताया कि केशवानंद भारती के पहले का जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण ये था कि मूलाधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है तो ज्यादा महत्व के होंगे, नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो कम महत्व के होंगे। तो कम और ज्यादा महत्व के दृष्टिकोण के आधार पर आकलन किया जाता था, जिस दृष्टिकोण को बाद में न्यायालय ने खुद ही समाप्त कर दिया। तो मूलाधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी जाएगी, नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि मूलाधिकार श्रेष्ठ होंगे और नीति निर्देशक तत्व उनकी तुलना में श्रेष्ठ नहीं होंगे। यह दृष्टिकोण अपनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण मामला इस मामले में आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, संपत्ति का मुकदमा था, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। 17वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी। 1967 का केस है ये, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे संविधान संशोधन में, इसके जस्ट बाद यानी कल ही करेंगे हम लोग। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। मूलाधिकार असंशोधनीय है, फंडामेंटल राइट असंशोधनीय है। संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट था। तो सारा झगड़ा संपत्ति के अधिकार को लेकर था। इसमें संसद ये चाहती थी कि जो भूमि सुधार जैसे विषय हैं, संसाधनों का जो न्यायपूर्ण वितरण करना है, अगर भूमि सुधार जैसे विषयों को लागू करने के लिए हम कोई कानून बनाते हैं, राज्य बनाएगा कोई कानून, या संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए कोई कानून बनाया जाता है, कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 46 के तहत कोई कानून बनाया जाता है, अगर इस तरीके के कोई कानून बनाए जाते हैं तो उनको मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जाए। क्योंकि अगर मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर ऐसे कानूनों को चुनौती दी जाएगी तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कठिन हो जाएगा। संसद ये चाहती थी। लेकिन जब भूमि सुधार संबंधी कानून बनाए जाने लगे और भूमि सुधार संबंधी कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाने लगा, लिखा है हम लोगों ने पहले मूलाधिकार में कि भूमि सुधार संबंधी कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाने लगा, तो गोलकनाथ के मामले में ऐसे ही 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को चैलेंज किया गया। चैलेंज इस आधार पर किया गया कि भाई संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और संसद कैसे संपत्ति के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हमसे छीन सकती है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है और मूलाधिकार संपत्ति के अधिकार पर बल देता था। तो भाई झगड़ा फंस गया, इसमें झगड़ा फंस गया तो मुकदमेबाजी हुई। गोलकनाथ के मामले में सुनवाई हुई। जब गोलकनाथ के मामले में सुनवाई हुई तो उच्चतम न्यायालय ने वही पुराना दृष्टिकोण अपनाया कि भाई मूलाधिकार में किसी भी कीमत पर संशोधन नहीं हो सकता। नीति निर्देशक तत्वों को चाहे जैसे फिर बदल कर दो, चाहे जैसे परिवर्तन कर दो, क्योंकि संविधान कहता है कि मूलाधिकार को उल्लंघन करने वाली कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, मूलाधिकार को लांघने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले कानून बन सकते हैं, लेकिन मूलाधिकार को उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसी बात को पकड़ करके उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या कर दी कि मूलाधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। जो कुछ करना है नीति निर्देशक तत्वों में करो, मूलाधिकार में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि मूलाधिकार संशोधनीय नहीं है, असंशोधनीय है, मूलाधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। और संसद को, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं होगी। अब इसके कई परिणाम हो गए। एक परिणाम तो यह हुआ कि संसद की मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति ही न्यायालय ने छीन ली, क्योंकि न्यायालय ने यह कह दिया कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर पाएगी। अब अगर संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर पाएगी तो भूमि सुधार कैसे लागू होगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था। तो ऐसी दशा में भूमि सुधार कानून नहीं लागू हो सकते। अब मामला फिर फंस गया। तो फिर संसद ने इसका समाधान निकाला।
संसद ने क्या किया? संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन लाए। वो हम लोग पहले भी हल्की फुल्की चर्चा की हमने कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। संसद ने यह कह दिया, क्योंकि न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेता था। जो भी कानून बनाए जाते थे, जो भी संविधान संशोधन किए जाते थे, उन संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेता था। तो संसद ने यह तय किया कि संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया और इसके माध्यम से यह कह दिया गया कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। संविधान संशोधन कानून नहीं है, यही लिखा है हम लोगों ने। संविधान संशोधन कानून नहीं है, इसका मतलब संसद जो संविधान संशोधन करेगी, न्यायालय उसकी जांच कर ही नहीं पाएगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहां संसद की संविधान संशोधन की पावर छीन ली न्यायपालिका ने। गोलकनाथ के मामले में न्यायपालिका ने संसद की संविधान संशोधन की पावर छीन ली कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है मूलाधिकारों को छोड़कर। मूलाधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर पाएगी। तो अब इस बात को फिर से अपने पास अपने हक में लेने के लिए संसद ने यह तय कर दिया 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि संविधान संशोधन अगर संसद के द्वारा करती है तो न्यायालय उसकी जांच ही नहीं कर पाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि संसद ने न्यायपालिका की पावर छीन ली। गोलकनाथ के मामले में न्यायपालिका ने संसद की पावर छीनी मूलाधिकारों में संशोधन करने की, और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली संविधान संशोधन पर। और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है 25वां संविधान संशोधन। संसद ने इसी के साथ 25वां संविधान संशोधन भी किया और इस 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 3 में आर्टिकल 31C जोड़ा गया। पढ़ा है हम लोगों ने। आर्टिकल 31C जोड़ा गया और आर्टिकल 37C में जोड़ा गया, जिसमें दो प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद हैं, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित हैं, भूमि सुधार से संबंधित हैं। यही भूमि सुधार वाले सबसे प्रमुख कानून हैं। तो यह प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों को, आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों को, बनाए गए कानूनों को फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। क्योंकि भूमि सुधार कानूनों को लागू करना प्राथमिकता थी हमारी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए। तो यह प्रावधान कर दिया गया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये मूलाधिकारों के दो अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून को मूलाधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। दूसरा प्रावधान ये लागू किया गया कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई विधियों को चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायालय में। इसका मतलब यह हुआ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रावधान लिखे गए हैं, भाग 4 में जो प्रावधान लिखे गए हैं, अगर उनको लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। संसद ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया। एक तरीके से कहें तो आर्टिकल 39B और 39C को स्पष्ट रूप से मूलाधिकारों पर वरीयता दे दी गई, जो उच्चतम न्यायालय के पुराने निर्णयों के विरुद्ध था। और यह भी प्रावधान कर दिया गया कि अगर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन न कर सके। तो ये 37 के अगेंस्ट हो गया, एक तरीके से आर्टिकल 37 के अगेंस्ट हो गया ये संशोधन। तो अब जब ये संविधान संशोधन किया गया तो ये संविधान संशोधन न्यायालय में चैलेंज भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, ये सब केस हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए केस क्या था, कैसे शुरुआत हुई, ये सब कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम अपने कंक्लूजन की चर्चा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि केशवानंद भारती का केस बहुत बड़ा था, बहुत सारी चीजें चैलेंज हुई, लेकिन जो शुरुआत थी वो बेसिकली जमीन की लड़ाई थी। तो केशवानंद भारती के मामले में ये 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, ये दोनों चैलेंज किया गया और भी किया गया, 26वां भी किया गया, 29वां भी किया गया, वो कल पढ़ेंगे वो सारी चीजें। तो 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसको वैध करार दिया कि भाई ये ठीक है, 24वां संविधान संशोधन ठीक है, 25वें संविधान संशोधन का ए भाग ठीक है, लेकिन 25वें संविधान संशोधन का जो बी भाग है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 39B और 39C है ये न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, तो ये इक्वालिटी की ओर ले जाता है। न्याय और इक्वालिटी हमारी उद्देशिका के आदर्श हैं, हमारे उद्देशिका के लक्ष्य हैं, तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, इसलिए 39A को वैध कर दिया। लेकिन जो 39B है वो कहता है सारे नीति निदेशक तत्वों को मूलाधिकारों पर वरीयता दी जाएगी, ये बात ठीक नहीं है।
क्योंकि आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, तो ये तो पूरे संविधान के नेचर को बदलने जैसा होगा। इसलिए न्यायालय ने दूसरे वाले को रद्द कर दिया, पहले वाले को वैध बना रहने दिया। पहले वाले को वैध इसलिए बना रहने दिया क्योंकि ये हमारा जो समाजवादी लक्ष्य है, जिसको हम पहले भी हमने कहा है, जो हमारा समाजवादी लक्ष्य है कि गरीबों कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इसको पूरा करता है। तो 39 ए वैध होगा, 39 का जो बी है वो वैध नहीं होगा। तो केशवानंद भारती के मामले में हमारे नजरिए से उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त अनुच्छेद 31C के खंड बी को शून्य एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया। बाकी सबको वैध माना, अवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने आर्टिकल 31C के जो खंड बी था, बाकी ठीक था, खंड बी को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये लागू नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे नीति निदेशक तत्वों को मूलाधिकारों पर वरीयता दे देता है, जबकि ये नीति निदेशक तत्व मूलाधिकारों पर वरीयता प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि ये न्याय की स्थापना करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और समता की स्थापना करते हैं, इसलिए ठीक है, समाजवादी लक्ष्य को पोषित करते हैं। बाकी जो 39B है, 31C का बी खंड है, ये शून्य और असंवैधानिक होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समावेशी दृष्टिकोण अपनाया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पहली बार न्यायालय ने यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि भाई दोनों में झगड़े की गुंजाइश नहीं है, दोनों में एक दूसरे को श्रेष्ठता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, दोनों संविधान में लिखे गए हैं, दोनों आवश्यकता के अनुसार लिखे गए हैं, दोनों की जरूरत है हमें, जैसे जैसे आवश्यकता होगी दोनों का इन्फोर्समेंट होगा, दोनों लागू किए जाएंगे, इसलिए काहे बात का झगड़ा, किस बात का विवाद और किस बात की श्रेष्ठता सिद्ध करने का औचित्य? तो न्यायालय ने कहा कि भाई श्रेष्ठता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राज्य की जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण है और राज्य निरंकुश ना हो इसके लिए राज्य पर सीमाएं भी जरूरी है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न्यायालय ने कह दिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, झगड़ा आगे भी बढ़ा। संसद ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द करने के लिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने खंड बी को शून्य घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने संसद से कहा कि तुम आर्टिकल 39B और C को, यानी संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए अगर कानून बनाओगे तो उसे मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर इन दो अनुच्छेदों के अलावा 39B और C के अलावा किसी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाएगी। न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय ने खंड बी को असंवैधानिक मान लिया। अब संसद को लगा कि न्यायालय ने फिर हमारे अधिकार सीमित कर दिए। जब संसद को लगा कि न्यायालय ने फिर हमारे अधिकार सीमित कर दिए तो फिर से संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत बड़ा है 42वां संशोधन, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया गया और यह प्रावधान कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि केशवानंद भारती का ये जो जजमेंट है यह रद्द किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संसद ने केशवानंद मामले के उपर्युक्त निर्णय को रद्द कर दिया। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। न्यायालय ने जो निर्णय दिया केशवानंद के मामले में, संसद ने उस निर्णय को खत्म करने के लिए 42वां संशोधन किया। बहुत सारी बातें थी 42वें संशोधन में, लेकिन हमारे लिए यहाँ डिस्कशन के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, बाकी 42वां संशोधन कल पढ़ेंगे। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधन के माध्यम से केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आर्टिकल 31C का जो खंड बी है वो असंवैधानिक है, न्यायालय ने इस निर्णय को रद्द कर दिया। संसद ने इसे रद्द कर दिया। संविधान संशोधन करके संसद ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया और केशवानंद भारती के पहले वाली स्थिति बहाल कर दी, यानी ये वाली स्थिति बहाल कर दी कि हमने जो 25वां संविधान संशोधन किया था वो वैध है और खंड बी भी बना रहेगा। संसद ये चाहती थी कि खंड बी भी बना रहे, इसलिए केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द कर दिया। जब केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द कर दिया गया तो चैलेंज होना स्वाभाविक था, तो चैलेंज हुआ। मिनर्वा मिल्स कपड़ा कंपनी थी, कल बताएंगे, कल ये सारे केसेस फिर से आएंगे, गोलकनाथ, केशवानंद फिर से कल आएंगे, तो फिर से कल इनकी डिटेल करेंगे। आज केवल हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, क्योंकि इसके पास विवाद खत्म हो गया, इसलिए ये सन जानना जरूरी है कि कब से विवाद खत्म हो गया, और बाकी कल तो डिटेल चर्चा करेंगे इन सारे केसेस की। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और 42वें संविधान संशोधन के उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के उपर्युक्त खंड को रद्द कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि संविधान के अधिकांश भागों में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किए गए, चाहे वो नीति निदेशक तत्व हो, चाहे वो भाग 4 हो, भाग 4A जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए, संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया, भाग 5 में परिवर्तन किया गया, भाग 6 में परिवर्तन किया गया, बहुत सारे संविधान के भाग 18 में आपातकाल में परिवर्तन किया गया, बहुत सारे परिवर्तन आए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच विवाद की स्थिति को बदलने की कोशिश की गई और केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द करने की कोशिश की गई। मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने
केशवानंद भारती के उस जजमेंट को रद्द कर दिया। मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो केशवानंद भारती के उस जजमेंट को संसद ने रद्द कर दिया था, उसको फिर से बहाल करने की कोशिश की, कि जो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया निर्णय है वो बना रहे। संविधान संशोधन के उपर्युक्त खंड को रद्द कर दिया, जिससे केशवानंद के मामले में दिए गए निर्णय की स्थिति विद्यमान रहे, बनी रहे। इसलिए यानी केशवानंद के निर्णय को ही पुनर्स्थापित किया गया मिनर्वा मिल्स के मामले में। और उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स के मामले में जो बात कही वो बहुत बड़ी बात थी। न्यायालय ने कहा कि बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, वे लक्ष्यों की घोषणा करते हैं जिन्हें सरकार को प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करना है। लोगों के अधिकार बने रहे, लोगों के अधिकार लागू होते हैं, इसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो मूलाधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों को पाया जाना है। इसलिए दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि संविधान भाग 3 यानी मूलाधिकार और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि भाग 4 सरकार के लिए लक्ष्य तय करते हैं और भाग 3 संविधान के लिए साधन तय करते हैं। इसलिए संविधान दोनों के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है, और यह संतुलन ही संविधान की आधारशिला है। भाग 3 और भाग 4 के बीच का संतुलन ही संविधान की आधारशिला है। इसी के आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है, निर्भर है। नतीजा ये हुआ कि मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए इस निर्णय के बाद जो विवाद इतने दिनों तक चला आ रहा था, वो विवाद समाप्त हुआ, उस विवाद का पटाक्षेप हुआ। तो अब निष्कर्ष हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, हेडिंग लिखो निष्कर्ष, कि इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या था। लिखो निष्कर्ष लिखो। केशवानंद भारती के मामले में निर्णय देने से पूर्व, केशवानंद भारती के मामले में निर्णय आने से पहले, निर्णय आने से पूर्व, केशवानंद भारती के मामले में निर्णय आने से पहले, निर्णय आने से पूर्व मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसे वरीयता दी जाए, किसे वरीयता, श्रेष्ठता, वरीयता, महत्व, कुछ भी लिख लो, किसे वरीयता दी जाए, यह विवाद का प्रश्न रहा, यह विवाद का प्रश्न रहा। किंतु केशवानंद भारती के मामले में, किंतु केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि, केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि विवाद निरर्थक है, विवाद निरर्थक है, क्योंकि दोनों संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। संविधान जिसलिए बनाया गया, दोनों संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पैरा चेंज करके लिखो। यद्यपि विवाद पर विराम नहीं लगा, यद्यपि विवाद पर विराम नहीं लगा, अतः संसद ने 42वें संशोधन के माध्यम से केशवानंद के मामले में, अतः संसद ने 42वें संशोधन के माध्यम से केशवानंद के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द करने का प्रयत्न किया। संसद ने केशवानंद के मामले में दिए गए निर्णय को 42वें संशोधन के माध्यम से रद्द करने का प्रयत्न किया। रद्द करने का प्रयत्न किया। इस संबंध में मिनर्वा मिल्स के मामले में, इस संबंध में मिनर्वा मिल्स के मामले में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय, मिनर्वा मिल्स के मामले में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम समाधान सिद्ध हुआ। मिनर्वा मिल्स के मामले में दिया गया निर्णय अंतिम समाधान सिद्ध हुआ और विवाद का अंत हुआ, और विवाद का अंत हुआ। इस मामले में न्यायालय ने कहा, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना है। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से या जिनका सहारा लेकर इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है।
इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। संविधान, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य, संविधान मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक संतुलन की स्थापना करता है। संविधान मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक संतुलन की स्थापना करता है, और यह संतुलन ही संविधान की आधारशिला है। और यह संतुलन ही संविधान की आधारशिला है। पैरा चेंज करके लिखो। यह निर्णय अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुआ, और दोनों में विवाद का अंत हो सका। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। और मूल अधिकार उन कर्तव्यों का समुचित पालन करने के लिए राज्य पर कुछ सीमाएं आरोपित करते हैं। मूल अधिकार उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य पर कुछ सीमाएं आरोपित करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहा है। ये हो गया डीपीएसपी के बारे में। अब डीपीएसपी में जैसे अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों का कोई वर्गीकरण संविधान नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी लक्षण, उदारवादी विचारधारा के लक्षण ये किस तरीके से दिखलाई पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन के लक्षण, मतलब जो गांधी जी सोचते थे, जो गांधीयन थॉट था, वो नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार दिखलाई पड़ता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो गांधी जी के जो विचार थे, उन विचारों को अलग अलग अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, हम लोगों ने पढ़ा है, और उन अनुच्छेदों को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने पढ़ते समय समझा है। उन्हीं का कंपाइलेशन करेंगे। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। हमने आपको बताया था गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो, गांव में स्वराज्य आए, रामराज्य आए, इसी से रामराज्य आएगा। तो रामराज्य की बात करते हैं गांधी जी, और कहते हैं ग्राम स्वराज के बिना रामराज्य नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 40 गांधीयन थॉट पर, गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है। आर्टिकल 43 में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन उन सारी बातों में जो कुटीर उद्योगों वाला प्रावधान है, केवल वो जो प्रावधान है, क्योंकि आर्टिकल 43 में बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो जो कुटीर उद्योगों वाला प्रावधान है वो गांधीयन थॉट है, वो गांधीयन फिलॉसफी है। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि गांव में अलग से उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाए, कुटीर उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनें न लगाई जाए। वो बड़ी बड़ी मशीनीकरण के विरोधी थे। वो कहते थे कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगा करके और कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया जाएगा, और लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम तो मशीन कर लेगी, तो लोगों के लिए करने के लिए बचेगा नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी इससे। तो बेरोजगारी न बढ़े, लोगों के पास रोजगार हो, इसके लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43B ये सहकारी समितियों की बात करता है। गांधी जी सहकारिता के आधार पर विकास की बात करते थे। सहकारिता का मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला विकास, जिसमें सबको साथ लेकर के चला जाए, सबको कार्य करने का अवसर मिले, जो जितना काम करे, जो जितनी भागीदारी निभाएं, उनको उतना हिस्सा मिले। सबका साथ सबका विकास, तो यह सहकारिता का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। तो आर्टिकल 43 क्लॉज बी ये भी गांधीयन फिलॉसफी है। आर्टिकल 46 कमजोर वर्गों के लिए उत्थान। गांधी जी चाहते थे कि जो कमजोर वर्ग हैं, उन कमजोर वर्गों के लिए अलग से प्रयास किया जाए, जिससे उनका उत्थान हो सके। और विशेषकर उनका यह मानना था कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। कमजोर वर्गों के लिए प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि उनको राज्य के ऊपर निर्भर बनाया जाए, कि राज्य उनको हमेशा लॉलीपॉप देता रहेगा।
कभी आरक्षण का, कभी कुछ नीतियों का ना। उनका ये मानना था कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। राज्य सहायता तो दे शुरुआती दौर में, क्योंकि शुरुआती दौर में सभी स्वावलंबी तो नहीं बन पाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे जब तक सबके पास अपॉर्चुनिटी ना हो। तब तक के लिए राज्य सहायता दे, लेकिन जब सब स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो फिर राज्य की सहायता बंद हो जाएगी। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में भी हमने कई सारी चीजों की बात की। उसमें जो मद्य निषेध वाला प्रावधान था वो गांधीयन थॉट है। शराबबंदी, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। तो गांधी जी का ये सोचना था कि एक अच्छा समाज वही है जहां शराब बंदी हो, मद्य निषेध हो। तो शराब बंदी होनी चाहिए, अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का मतलब कृषि और पशुपालन, गोवध पर रोक, दुधारू पशुओं पर के वध पर रोक। तो गोवध और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जाए, कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी ग्रामीण आजीविका का आधार बढ़ेगा, और ग्रामीण आजीविका का आधार बढ़ेगा तभी गांव में लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, तभी गांव में राम राज्य आएगा। तो इसलिए आर्टिकल 48। तो ये ऐसे विचार हैं, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों के। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, प्री में तो अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है, गांधीयन दर्शन पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं। तो ज्यादातर आर्टिकल 40 को फोकस करके क्वेश्चन बने हैं ऐसे संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। मेन में भी पूछा जा सकता है, मेन एग्जामिनेशन में भी अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि समझाइए नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। तो अब कैसे समझाओगे आप कि गांधीवादी दर्शन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं? आप इन अनुच्छेदों को एक्सप्लेन करोगे और इन अनुच्छेदों को एक्सप्लेन करके बताओगे कि ये सब गांधीवादी लक्षण के उदाहरण हैं। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। डीपीएसपी में समाजवादी लक्षण, सोशलिस्ट फीचर। अब सोशलिस्ट फीचर का मतलब क्या होता है, समाजवादी लक्षण का मतलब क्या होता है? समाजवादी लक्षण का मतलब है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के बारे में बात की जा रही है, कमजोर वर्गों के उत्थान के बारे में बात की जा रही है, कमजोर वर्गों के विकास के बारे में बात की जा रही है, कमजोर वर्गों के हित के बारे में बात की जा रही है, जिससे कमजोर वर्गों को सबके बराबर लाया जा सके, कोई कमजोर वर्ग ना बचे, सब बराबर हो जाए, सबको बराबरी पर लाना है। तो ऐसे लक्षणों को समाजवादी लक्षण कहते हैं। हमने आपको लिखाया है, जब डीएस नकरा का केस लिखाया है हमने, तो डीएस नकरा के मामले में हमने आपको लिखाया है कि हमारा संविधान का जो लक्ष्य है वो समाजवादी है। और उसमें हमने आपको लिखाया है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनका उत्थान करना है, उनके जीवन का उत्थान करना है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। ये सब समाजवादी लक्षण है। तो अब देखो नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कमजोर वर्गों के हितों की बात करते हैं, कमजोर वर्गों को संरक्षण देते हैं, जिससे कि सबको बराबरी के स्टेटस पर लाया जा सके, इक्वालिटी के स्टेटस पर लाया जा सके। तो आर्टिकल 38 है सबसे पहली बात, तो 39 है, 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के बारे में बताता है, चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 39 में ABCDEF ये सारे प्रावधान हैं जो कमजोर वर्गों के लिए पुरुष और स्त्री की बराबरी, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण यानी आर्थिक समाजवाद, मजदूरों के हित के बारे में, बच्चों के हित के बारे में, सबके बारे में है आर्टिकल 39। अब इसमें आर्टिकल 39A भी है, क्योंकि वो कहता है सबको समान रूप से न्याय मिले, तो सबको समान रूप से न्याय भी मिलना चाहिए। तो 39A हो गया। 40 तो गांधीवादी दर्शन है। 41 अभाव की दशा में, बेकारी की दशा में, किसी के जीवन में अभाव है, बेकारी है, तो इन सब दशाओं में लोगों को सहायता दी जाए। 41 42 कार्य की जो मानवीय दशाएं हैं, प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता। आर्टिकल 43 सभी को रोजगार मिले, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सबको निर्वाह योग्य मजदूरी मिले, आदि आदि आदि। तो ये आर्टिकल 43। आर्टिकल 45 6 वर्ष तक के बच्चों का ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 कहता है कि भाई कमजोर वर्गों का उत्थान किया जाए। और आर्टिकल 47 ये कहता है सबको बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, सबको अच्छा जीवन स्तर, सबको पोषण, सबको बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए। तो ये समाजवादी लक्षण के उदाहरण हो गए जो नीति निर्देशक तत्वों में दिखलाई पड़ते हैं, सोशलिस्ट गोल हो गए। अब डीपीएसपी में प्रगतिशील दर्शन, प्रोग्रेसिव फिलॉसफी, प्रोग्रेसिव थॉट। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रगतिशील विचार हैं, प्रोग्रेसिव थॉट हैं? तो प्रोग्रेसिव थॉट कौन कौन से हैं, प्रगतिशील विचार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 43A हो गया। 43A क्या था? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, सहभागी प्रबंध हो गया। प्रगतिशील विचार है कि प्रबंधक मजदूरों के साथ बैठ करके निर्णय ले, ये प्रगतिशील विचार है। आर्टिकल 44 ये भी प्रगतिशील विचार है, प्रोग्रेसिव थॉट है कि जो हमारे समाज में भौतिक जीवन के नियम हो, वो भौतिक जीवन के नियम धर्म जाति इन सब से ऊपर हो और सबके लिए एक जैसे हो। तो ये भी बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और सबके लिए एक जैसे नियम बनाए जाए भौतिक जीवन के। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, वो हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिखा चुके हैं आपको। तो आर्टिकल 44। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या कहता है? ये कहता है पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। ये सब प्रगतिशील विचार है, प्रोग्रेसिव थॉट है हमारे लिए। आर्टिकल 49
आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारे सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, जो भारतीय संस्कृति को का प्रदर्शन करते हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, जो हमारे इतिहास के सबूत पेश करते हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाए रखा जाए, नष्ट न होने पाए। आर्टिकल 50 ये कहता है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट जज अलग होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग होना चाहिए। पहले एक जैसा होता था, इसलिए ये विचार शामिल किया गया, लिखा है हम लोगों ने। आर्टिकल 51 कि केवल और केवल भारत की ही प्रगति पर ध्यान न दिया जाए, पूरे विश्व की प्रगति पर ध्यान दिया जाए, पूरे विश्व की प्रगति पर ध्यान दिया जाए। इसका मतलब है कि पूरे विश्व की शांति और पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाए। भारतीय संस्कृति को शामिल किया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, पूरी धरती को अपना परिवार मानकर चलती है, जो इंडियन कल्चर है। इसीलिए भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वो आर्टिकल 51 में दर्शित, आर्टिकल 51 में दर्शाया गया है। तो ये प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, ये प्रगतिशील विचार हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिखलाई पड़ते हैं। तो अगर प्री में पूछा जाए या फिर मेन एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो हम इन अनुच्छेदों के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूरी चर्चा। तो अब नीति निर्देशक तत्वों के बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम लोग मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे डीपीएसपी के बाद। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A, अनुच्छेद 51A। ये भाग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्यों का कोई भाग नहीं था, मूल कर्तव्यों का भाग बाद में जोड़ा गया। क्या है ये मूल कर्तव्यों का भाग, क्यों जोड़ा गया मूल कर्तव्यों का भाग? बेसिकली हमने पढ़ा कि भाई हमारे अधिकार बता दिए गए भाग 3 में, राज्य की जिम्मेदारियां बता दी गई, राज्य के कर्तव्य बता दिए गए। लेकिन जब व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन किया गया, हमारे अधिकारों की रूपरेखा तय की गई, तो हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर हमारे कर्तव्य नहीं होंगे तो हम अधिकारों का उपयोग कैसे करेंगे? कोई भी समाज अधिकार और कर्तव्य दोनों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। अगर हम आपको केवल अधिकार दे दें ढेर सारे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां न दें, कोई कर्तव्य न सौंपें, तो आप उन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। जैसे आपको म्यूजिक, आप अपने घर में म्यूजिक बजा रहे हैं, अब आपके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। तो अगर ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, आसपास के एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, तो आप फुल वॉल्यूम करके और जितना शोर मचाना है आप मचाएंगे, स्वांतः सुखाए, स्वयं के सुख के लिए पूरे कॉलोनी में हंगामा मचाए रखेंगे, पूरे कॉलोनी के जीवन को नष्ट कर देंगे आप। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको लगता है कि भाई नहीं, हमें अपने घर के भीतर फुल वॉल्यूम पे गाना सुनने का अधिकार है, आज़ादी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पड़ोसी को कष्ट ना हो। पड़ोस में किसी बच्चे का एग्जाम चल रहा है तो वो पढ़ सके, उसका नुकसान ना हो। पड़ोस में अगर कोई हार्ट पेशेंट है या वृद्ध है तो उसको समस्या ना हो, बीमार है उसको समस्या ना हो, ये ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक आवाज क्रिएट करना नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करेगा, समाज को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, हमारे शरीर को खुद नुकसान पहुंचाएगा। आदमी बहरा हो जाता है। अभी वो गायिका हमारी जो हिंदुस्तान की मशहूर गायिका रही, वो उनको कान से सुनाई देना बंद हो गया, क्योंकि वो लोग हेडफोन लगा करके गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं, तो तेज आवाज में हेडफोन का यूज करने से धीरे धीरे उनके कान से सुनाई देना बंद हो गया, बहरापन आ गया। तो तेज आवाज दूसरों के लिए तो नुकसानदेह है ही, वो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। इसका मतलब यह है कि जब हमें यह अधिकार है कि हम गाना सुन सकते हैं, फुल वॉल्यूम पर सुन सकते हैं, तो नैतिक ही सही, ये सब नैतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपके मन में ये नैतिक बोध भी है, आपके मन में ये नैतिक भाव भी है, आपके मन में ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उससे हमारे शरीर का नुकसान ना हो, उससे आसपास के पर्यावरण का नुकसान ना हो, उससे जो हमारा आसपास का समाज है उस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये नैतिक बोध आपके मन में है, और इस नैतिक बोध का पालन करते हुए आप फुल वॉल्यूम पर गाना सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फुल वॉल्यूम उतना है जितना आपको नुकसान नहीं कर रहा है, समाज को, आपके पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उतना फुल वॉल्यूम करके आप गाना सुन रहे हैं, ठीक है, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस नैतिक बोध के तहत आप सुन रहे हैं, ये नैतिक भाव है आपके मन में, इस भाव के तहत आप सुन रहे हैं, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका कर्तव्य है और यही आपका मूल कर्तव्य है। जो नैतिक भाव हमने बताया, जो नैतिक बोध हमने बताया कि आपके मन में जो नैतिक बोध है, यही नैतिक बोध आपका मूल कर्तव्य है। तो जब हमारा संविधान बना तो इस संविधान में इस नैतिक बोध की बात नहीं की गई, इन बातों को संविधान में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को लगता था कि कितनी मुश्किलों के बाद आजादी मिली है, कितने प्राणों की आहुतियां दी गई हैं। अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें हम जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग
जो गुमनामी के जीवन में रह करके उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोग मारे गए हम सबके नाम नहीं जानते। हम केवल उन नेता का नाम जानते हैं जिन नेता के गिरफ्तारी को लेकर के विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन हजारों लोग मारे गए, हम सबके नाम तो नहीं जानते। लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए आज हम जिस स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, आज हम जिस आजादी का लुत्फ उठा रहे हैं, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं को लगता था कि जब हमें आजादी मिलेगी तो हम आजादी की कीमत समझेंगे कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमने आजादी पाने के लिए, कितने प्राणों को हमने खोया है, कितने बलिदानियों को हमने खोया है, तब हमें आजादी मिली है। इतनी आसानी से नहीं मिल गई। इसलिए स्वतंत्रता पाने के बाद हम कम से कम आपसी भाईचारे को बनाए रखेंगे। जो हमारा समाज है उस समाज में किसी तरीके की फूट नहीं होगी। लोग एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करेंगे, लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे और एक अच्छा समाज बनेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किलों से आजादी आई है। इतना आसान नहीं था आजादी पाना, इतना सरल नहीं था। लेकिन ये कहते हुए आज बेहद दुख होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो कल्पना थी वो कल्पना ही रह गई। आजादी मिलने के बाद हमने इस देश के टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहला टुकड़ा तो जिन्ना की जिद ने कर दिया कि देश को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटना है। देश का बंटवारा हो गया हिंदू और मुसलमान के आधार पर, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि धर्म किसी देश के गठन का आधार कैसे हो सकता है। और फिर हम सब ने एक साथ मिलकर के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब हमने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी तो फिर इसमें धर्म के आधार पर बंटवारा कैसा? लेकिन जिन्ना की जिद थी और जिन्ना की जिद्दवश और कुछ जो उनके सहयोगी नेता थे, सहयोगी लोग थे, कुछ अन्य तमाम जो वर्ग थे जो उनका सहयोग कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि अगर जिन्ना को सहयोग नहीं मिलता, जिन्ना के विचारों को समर्थन नहीं मिलता, तो जिन्ना पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, भारत के बंटवारे के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा न कर पाता। वो भारत के बंटवारे के लिए इतना बड़ा आंदोलन इसीलिए खड़ा कर ले गया क्योंकि उसे उस जैसे विचारों वाले बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल गया। क्योंकि उसे समर्थन मिला इसलिए वो देश का बंटवारा करने में कामयाब हो गया। अगर उसे उसके विचारों का समर्थन करने वाले लोग न मिलते तो देश नहीं बढ़ता। इसका मतलब यह है कि आजादी मिलने के समय से ही हमारे देश में ऐसे विचार पनपने लगे थे जो देश के भाईचारे के विरुद्ध थे, जो देश में भ्रातृत्व की भावना का उल्लंघन करते थे और समाज को बांटने वाले थे। फिलहाल एक बार देश बढ़ गया तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दुर्भाग्यवश समाज में जो विभाजक विचार थे, विभाजनकारी विचार थे, वे विभाजनकारी विचार जिंदा रहे और हमारा देश स्वतंत्रता के बाद धर्म के आधारित हिंसा पर, सांप्रदायिक बलवों की भेंट चढ़ गया। देश के अलग अलग भागों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, नाना आधारों पर हिंसा उत्पन्न होने लगी। इसका मतलब यह है कि हमें आज़ादी मिल गई, हमें हमारे अधिकार मिल गए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। हम इस देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। इसीलिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि इस देश के लोगों को एहसास कराया जाए, इस देश के लोगों को बताया जाए कि तुम्हें आज़ादी तो मिली है, तुम्हें आज़ादी के साथ संविधान के अनुसार बहुत सारे अधिकार भी मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यह एहसास कराने के लिए कि हम सब की इस समाज और इस देश के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं, इस एहसास को कराने के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ली गई। पहले सोवियत संघ यूएसएसआर 1991 के पहले, आज जो रूस है वो 15 देशों का एक संघ था जिसको सोवियत संघ कहते थे, सोवियत यूनियन कहते थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सारे जो छोटे छोटे देश थे सब अलग हो गए। आज उन्हीं में से एक अलग हुए देश यूक्रेन के साथ रूस का झगड़ा चल रहा है, रूस का युद्ध चल रहा है। पहले दोनों एक ही देश के अधीन थे, उसको सोवियत संघ कहते थे। तो सोवियत संघ का जो संविधान था, उस सोवियत संघ के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश था, जापान के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश था। इन सबको आधार मानकर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा प्राप्त हुई और सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। कैसे किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी 1976 में ही स्वर्ण सिंह समिति ने अपना ड्राफ्ट, अपनी सिफारिश भी पेश कर दी थी। जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है, वो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर ही बेस्ड था। इस ड्राफ्ट में, इस सिफारिश में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी। एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी कि संविधान में 8 मूल कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। उनमें कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जैसे कर देना, टैक्स देना, नागरिकों को टैक्स देना, नागरिकों के द्वारा टैक्स देना भी कर्तव्य होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रावधान भी लिखे गए थे
लेकिन जब संविधान संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया तो संविधान संशोधन के ड्राफ्ट में ऐसी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में ऐड कर दी गई, संविधान में जोड़ दी गई। आगे चल करके जब 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन हमने बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने से जुड़ा था, इसलिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, उनका अधिकार घोषित कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद था, जिसमें 6 से 14 वर्ष को बच्चों की शिक्षा का प्रावधान लिखा था, उसे संशोधित कर दिया गया, और संशोधित करके 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और पोषण का प्रावधान शामिल कर दिया गया, क्योंकि अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार मूलाधिकार हो चुका था। और मूल कर्तव्यों में भी संशोधन किया गया और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराएं, उनका कर्तव्य होगा कि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराएं। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो ये 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? इन मूल कर्तव्यों का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या है, इनका महत्व क्या है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज केवल नागरिकों के लिए है, ये मात्र नागरिकों के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज मात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक के अलावा अन्य के लिए ये उपलब्ध नहीं कराए गए और नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। ये नैतिक कर्तव्य हैं, मॉरल ड्यूटीज हैं। ये मॉरल ड्यूटीज हैं, नागरिकों की हैं, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मॉरल ड्यूटीज हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। इसका मतलब ये है कि ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, मात्र नैतिक रूप से बाध्यकारी है, मात्र नैतिक रूप से बाध्यकारी। इसका अर्थ यह भी है कि ये केवल नैतिक रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है इसलिए लागू करवाया जाए, या मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है इसलिए दंड दिया जाए। तो न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात, लिखो लिखो, बोल के लिख नहीं रहा हूं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात इन्हें लागू करने के लिए, अर्थात इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में, अर्थात इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। वाद यानी मुकदमा। अतः इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में वाद, मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, या इनके उल्लंघन पर, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता। अब यहां पर एक बारीकी को समझो, फिर लिखाता हूं इसी में कंटिन्यू करके, कि अगर किसी नागरिक ने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया है तो दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मूल कर्तव्य का उल्लंघन करना, इस बात को ध्यान से समझना, अगर मूल कर्तव्य का उल्लंघन करना किसी अपराध को जन्म देता है, अगर मूल कर्तव्य का उल्लंघन करना किसी अपराध को जन्म देता है तो उस अपराध के लिए दंड मिलेगा, अपराध के लिए दंड मिलेगा, लेकिन मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे हिंसा से दूर रहना हमारा मूल कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहना हमारा मूल कर्तव्य है। अब अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो चूंकि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड नहीं मिल सकता, इसलिए हिंसा करने पर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए सजा दिलाने के लिए मुकदमा दायर नहीं होगा। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए सजा दिलाने के लिए मुकदमा दायर नहीं होगा, बल्कि हिंसा करना अपराध है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। इसलिए जिस कैटेगरी की हिंसा की गई है उस कैटेगरी के हिसाब से, उस सेक्शन के अधीन, उस धारा के अधीन हिंसा करने का मुकदमा दर्ज होगा और हिंसा करने के अपराध के आरोप में सजा दी जाएगी। तो हिंसा करने पर सजा मिलेगी, लेकिन हिंसा करने पर सजा मूल कर्तव्य का उल्लंघन करने पर नहीं मिलेगी, मूल कर्तव्य का उल्लंघन करने पर नहीं मिलेगी, बल्कि हिंसा करने पर सजा मूल अपराध करने पर मिलेगी। हिंसा करने पर सजा मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी, बल्कि हिंसा करने पर सजा इसलिए मिलेगी क्योंकि उसने अपराध किया है। तो अगर
किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है किसी कानून में, तब वो सजा का हकदार बनेगा, अन्यथा सजा का हकदार नहीं बनेगा। तो लिखो, यहां पर हमने लिखा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं होगा, न्यायालय द्वारा दंड नहीं मिलेगा। लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, किंतु किंतु यदि किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन, यदि किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन किसी अपराध का सृजन करता है, यदि किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन किसी अपराध का सृजन करता है, तो नागरिक को उस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा, तो नागरिक को उस अपराध के लिए दंड दिया जाएगा, न कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए। अपराध के लिए दंड दिया जाएगा, न कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए। ठीक है, तो ये हो गई प्रकृति। अब लिखो मूल कर्तव्य का महत्व। मूल कर्तव्य का महत्व बताते हैं, फिर आप समझाते हैं, फिर आपको लिखाते हैं। जितने भी मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं हमारे संविधान में, वे मूल कर्तव्य इसीलिए शामिल किए गए हैं जिससे हम अपने नैतिक बोध का प्रदर्शन कर सकें। कैसा नैतिक बोध? समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी तो हैं। हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते हमारी इस देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारियां हैं? समाज के प्रति और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, बड़े बलिदानों से आज़ादी मिली है। आज़ादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने जिन मूल्यों को हृदय में संजोया था कि पूरे देश में भाईचारा होगा, सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ जीवन जिएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से काम करेंगे। वैल्यूज थी ना आज़ादी, भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहेंगे। तो जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो कंधे से कंधा मिला के लड़ा, जाति धर्म सबको भूल करके लड़ा हमने। तो जिन मूल्यों के आधार पर हमने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उन मूल्यों को हम अपने हृदय में आज भी संजोए रखें और उन मूल्यों का पालन करें। जिम्मेदारी है ना हमारी इस समाज और राष्ट्र के प्रति। दूसरी बात, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र के जितने भी प्रतीक हैं, सम्मान के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। क्यों? हमारा धर्म इजाजत नहीं देता, हमारी जाति इजाजत नहीं देती, हमारा ये इजाजत नहीं देता, एक्स इजाजत नहीं देता, वाई इजाजत नहीं देता। अरे भाई, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की बात है। संविधान का आदर करना राष्ट्र का आदर करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान करना है। उसे क्यों जाति धर्म के आधार पर संकीर्ण नजरिए से बांट रहे हो? क्यों उसे जाति धर्म के आधार पर संकीर्ण नजरिए से बांट रहे हो? लेकिन अब कौन समझाए इस देश के लोगों को? समस्या तो ये भी है ना, क्योंकि जातिगत कट्टरता, धर्म आधारित कट्टरता इतनी हावी है दिमाग पर इतनी हावी है। अफीम जैसा नशा है, अफीम जैसा नशा है कि इस नशे को उतारे कैसे? समस्या ये है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन सबका पालन करें, सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान का आदर करें, देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। इस देश की सेवा करना, इस देश की रक्षा करना जरूरी है, वरना फिर कोई गुलाम बनाने के लिए आगे आ जाएगा। अभी देखो, बांग्लादेश का मैं एक वीडियो देख रहा था कि बांग्लादेश में एक मस्जिद से वो किया जा रहा था, उद्घोषण किया जा रहा था कि जैसे यहाँ पर हमने इस्लामिक सत्ता स्थापित कर ली है बांग्लादेश में, ऐसे इकट्ठे हो जाओ और भारत के भी कुछ धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करो और हम सब मिल करके भारत की सत्ता को नष्ट कर दें और यहाँ पर इस्लामिक सत्ता स्थापित कर दें। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कुछ लोग इसके समर्थक हैं, इसलिए वहां से आवाज आती है, इसलिए कनेक्ट करते हैं। अगर सारे लोग समर्थक नहीं होंगे, अगर कुछ लोग समर्थक नहीं होंगे, तो कैसे कोई देश को बांटने के बारे में आगे बढ़ जाएगा? देश में आतंकी घटनाएं घटती हैं, तो यहाँ के लोगों के द्वारा जब तक आतंकियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, कैसे कोई आतंकी घुसाएगा? अपने घर में ताला लगा के रखते हो, कैसे तुम्हारे घर में कोई आतंकी घुसाएगा? ऐसे ही जब हम अपने देश को अपना घर समझेंगे और हर आदमी अपने देश को अपना घर समझेगा और किसी आतंकी, अपराधी, नक्सली इनको संरक्षण नहीं देगा, तो किसी आतंकी और किसी नक्सली की हैसियत है क्या इस देश में घुसने की? नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे नासूर हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण देने के कारण आतंकी हमले होते हैं, नक्सली हिंसा होती है, तरह तरह की घटनाएं जन्म लेती हैं। तो देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, देश की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, देश की प्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है हमारी, नैतिक कर्तव्य है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है हमारा। कंपोजिट कल्चर का मतलब है कि अलग अलग कल्चर वाले लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। हमें अपने इस सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए। गुलदस्ते में एक कलर का फूल लगा दो और बगल में दूसरा गुलदस्ता रख दो, उसमें रंग बिरंगे फूल लगा दो, सुंदर गुलदस्ता कौन सा लगेगा? जिसमें रंग बिरंगे फूल होंगे वो सुंदर लगेगा, एक रंग के फूल वाला गुलदस्ता सुंदर नहीं लगेगा। तो ये हमारे समाज की खूबसूरती है कि विभिन्न संस्कृतियां रहती हैं यहाँ पर, हर संस्कृति का समावेशन होना चाहिए, हर संस्कृति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारा कंपोजिट कल्चर है, यही हमारी सामाजिक संस्कृति है। हम इसके महत्व को समझें और इसको अक्षुण्ण रखें, इसको बनाए रखें। कैसे? आपस में भाईचारे का भाव रखें। काहे का झगड़ा? किस बात का झगड़ा? हम दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, दूसरे हमारी संस्कृति का सम्मान करें, भाईचारा बना रखें, तो भातृत्व की भावना रखें, भाईचारे की भाव रखें। लेकिन हाँ, जब कट्टरता हावी होगी तो भाईचारा दूषित हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति तभी बनी रहेगी जब हम उदार विचारधारा के पोषक होंगे, जब हम प्रगतिशील विचारधारा के पोषक होंगे, जब हम तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर काम करेंगे, धार्मिक कट्टरता के आधार पर नहीं, जातिगत कट्टरता के आधार पर नहीं।
तो हमारा संविधान कहता है कि भाईचारे को बनाए रखो, ऐसे आचरण का परित्याग करो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारतीय संस्कृति है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, यानी सुख समृद्धि आती है। हमारी संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है। तो हमारे मूल कर्तव्य कहते हैं कि ऐसे आचरण का परित्याग करो जो नारियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समाज में जो ऐसे भेदभाव वाले आचरण बनाए गए हैं, जो स्त्रियों को पुरुषों से कमजोर आंकते हैं, जो स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार देते हैं, जो स्त्रियों के लिए भेदभाव करते हैं, जो स्त्रियों के साथ शोषणकारी व्यवहार की रचना करते हैं, ऐसे सारे भेदभावों का अंत कर दो, ऐसे सारे आचरणों का अंत कर दो। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बस है, ट्रेन है, इनकी सुरक्षा की जाए। क्यों? सरकारी संपत्तियां हैं, इन्हीं का उपयोग करके हम विकास करेंगे। अगर इनको नष्ट करेंगे तो हमारे ही पैसे से सरकार हमें पर कर लगाएगी, बढ़ाएगी, और हमारे पैसे से फिर इनका निर्माण करेगी, इनका पुनर्निर्माण करेगी, नया चीज कब बनाएगी। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा की जाए। आज क्या होता है, कोई गुस्से में आया तो सबसे पहले बस तोड़ देता है, जला देता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, क्योंकि अब आधुनिक ट्रेनें हैं हमारे यहाँ, पुराने तरीके से नहीं है कि लोहे की छड़ वाली जालियां होती थी, खिड़की होती थी। अब आधुनिक ट्रेनें हैं, बड़े बड़े शीशे वाली ट्रेनें चलती हैं। तो पत्थर मार के शीशा तोड़ना, पटरियों पर सिलेंडर बांध देना, पटरियों पर बड़े बड़े लोहे के गाटर रख देना, जिससे ट्रेन को पलटा जा सके, दुर्घटनाएं की जा सके। कैसे घटिया गंदी मानसिकता के लोग रहते हैं इस देश में। अगर तुम्हारे आसपास रहते हैं तो उनको पहचानो और पुलिस को सूचना दो। ऐसे घटिया लोगों की जगह इस देश में नहीं होनी चाहिए, उन्हें ऊपर भेज देना चाहिए। समाज गंदे लोगों के लिए नहीं है, समाज गंदगी के लिए नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित होगी तो समाज का सौहार्द दूषित होगा, समाज का वातावरण। ये मूलाधिकार भी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है, मूल कर्तव्य भी है। पर्यावरण का संरक्षण करें, वनों का संरक्षण करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें, जीवों पर दया करें, उन्हें अपने शौक के लिए मारे ना, जीवों पर दया भाव रखें। नदियों, झीलों, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करें। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। घटिया, दकियानूसी, जाति की कट्टरता पर आधारित, धर्म की कट्टरता पर आधारित ऐसे विचारों को नहीं, रूढ़िवादी विचार, ऐसे विचारों को नहीं, वैज्ञानिक विचारों को अपनाएं, तार्किक विचारों को अपनाएं, और वैज्ञानिकता लाने के साथ साथ मानवीय विचारों को प्रोत्साहन दें। वैज्ञानिकता, गांधी जी कहते थे, बिना मानवता के विज्ञान पाप है, बिना मानवता के विज्ञान पाप है। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं तो मानवीय दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दें, विज्ञान के साथ मानवता। हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करें, हमें अपने निजी प्रयत्न करने चाहिए जिससे हमारा जीवन नित नई ऊंचाइयों को छू ले। लेकिन जब हम अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करें तो हम अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रयास इस प्रकार करें कि हमारा राष्ट्र भी नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, हमारे राष्ट्र का भी उत्कर्ष हो सके। ऐसा ना हो कि हम अपना उत्कर्ष कर लें अफीम बेच के, हेरोइन बेच के, तस्करी करके। आपकी उन्नति तो हो गई, नैतिक पतन हो गया, आर्थिक उन्नति हो गई और देश का भी पतन हो गया। ऐसा उन्नति नहीं करनी है। अपनी भी उन्नति हो, राष्ट्र की भी उन्नति हो। अपनी उन्नति के लिए इस प्रकार प्रयास करने हैं। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए, अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। इतनी सी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको रटना पड़े, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका पालन करने के लिए हमें अतिरिक्त श्रम करना पड़े। केवल एक अच्छे जीवन की कल्पना है ये, यानी ये हमें सभ्य नागरिक बनाते हैं, हमें सभ्य जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं। इसीलिए ये प्रावधान समावेशित किए गए हैं। और अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए, अन्यथा अधिकारों का उचित पालन नहीं होगा, अधिकारों का उल्लंघन होगा, अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग होगा। इसलिए भी ये हमें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यही मूल कर्तव्यों का महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये तो नैतिक रूप से बाध्यकारी है, क्या इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए? तो एक वर्मा समिति थी, जेएस वर्मा समिति ने कहा था कि स्कूलों में पढ़ाया जाए, शैक्षणिक संस्थाओं में इन्हें बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा इन्हें बाध्यकारी बना दिया जाए, जिससे कि मूल कर्तव्यों का पालन व्यवहार में प्रभावी तरीके से किया जा सके। तो ये सही सिफारिश है कि शैक्षणिक संस्थाओं में बाध्यकारी होने चाहिए। 10 मूल कर्तव्य हैं, केवल 11 हैं। अब 11वां तो माता पिता के लिए है, बाकी सभी नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य हैं। तो ऐसी बड़ी बातें नहीं है कि जिनका पालन ना हो सके, लेकिन बस पालन करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, जो इस देश के कुछ लोगों के पास नहीं है। इसीलिए जातिगत कट्टरता, धर्म आधारित कट्टरता, इनको बढ़ावा देते हैं और जातिगत कट्टरता और धर्म आधारित कट्टरता के आधार पर इस समाज और इस देश को नष्ट करने पर तुले हुए। ऐसा ना हो सके, इसी के लिए मूल कर्तव्य है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी की किताबों में मूल कर्तव्य सबसे पहले लिखे जाते हैं। लेकिन आप सबसे तेज वो पन्ना पलट देते हैं जिससे पढ़ना ना पड़े। ऐसा ना हो कि हमको इन कर्तव्यों का पालन करना पड़े। अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेन में भी क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि 2-4 मूल कर्तव्य सुना दो। तो मूल कर्तव्य याद कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। लिखो महत्व, लिखो यहाँ पर, लिखो मूल कर्तव्यों का महत्व, लिखो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जिनका पालन कर व्यक्ति एक सभ्य नागरिक बन सकता है, व्यक्ति एक सभ्य नागरिक बन सकता है, गुड सिटीजन बन सकता है, युग सिटीजन बन सकता है, सभ्य नागरिक बन सकता है और इसके माध्यम से सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है, और इसके माध्यम से सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। मूल कर्तव्यों के पालन के माध्यम से ही, मूल कर्तव्यों के पालन के माध्यम से ही समाज में
मूल्यों का पोषण किया जा सकता है, मूल्यों का पोषण किया जा सकता है, और एक प्रगतिशील समाज की स्थापना की जा सकती है, और एक प्रगतिशील समाज की स्थापना की जा सकती है। अब लिखो, अधिकार और कर्तव्य में संबंध, अधिकार और कर्तव्य में संबंध। लिखो, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अधिकार के, बिना अधिकार के कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बिना अधिकार के कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और बिना कर्तव्यों के, बिना कर्तव्यों के अधिकारों का उचित पालन भी नहीं हो सकता, बिना कर्तव्यों के अधिकारों का उचित पालन, समुचित पालन भी नहीं हो सकता। अब लिखो हेडिंग, क्या मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए? क्या मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए? लिखो, वर्मा समिति का मानना है, वर्मा समिति का मानना है कि शैक्षणिक संस्थाओं में मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं में मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए। निसंदेह, निसंदेह यह लोगों में कर्तव्य पालन के प्रति जागरूकता विकसित करेगा, निसंदेह यह लोगों में कर्तव्यों के प्रति, कर्तव्यों के पालन के प्रति जागरूकता विकसित करेगा, और इसका उचित पालन सुनिश्चित करेगा, और इसका उचित पालन सुनिश्चित करेगा। तो ये हो गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाए? कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का मतलब है कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था कर दी जाए। क्या ऐसा किया जाए? तो तरीका तो सरल है कि अगर मूल कर्तव्य का उल्लंघन होगा तो पनिशमेंट मिलेगा, जेल की सजा मिलेगी। तरीका तो आसान है ये, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम स्वप्रेरणा से कर्तव्यों का पालन करें तो ये अच्छे समाज का लक्षण माना जाता है। ये अच्छे समाज का लक्षण नहीं होगा कि हम डंडे के बल पर कर्तव्यों का पालन कराएं कि झूठ बोलना गलत है, तुम झूठ मत बोलो वरना पनिशमेंट मिलेगा। बजाय इसके कि हम स्वप्रेरणा से सच बोलें, एक एग्जाम्पल की बात करें, स्वप्रेरणा से हिंसा से दूर रहें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो ये हो गया पूरा का पूरा मूल कर्तव्यों के बारे में छोटा सा डिस्कशन था। अब एक होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क ये है कि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन सबको लिखो घर जाकर के, एक पेज में, एक पेज में एक एक मूल कर्तव्य को लिखना और लिख करके समझना कि क्या लिखा गया है, और तीसरी बात जीवन में ढालने की कोशिश करना। तो फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक कंप्लीट हो कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल हम लोग संविधान संशोधन पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके, अगर कोई